माय डियर स्टूडेंट, आज आपको हम एक नए टॉपिक के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसका मतलब है NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसकी शुरुआत 1991 में हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि NEP जो है नई आर्थिक नीति, ये क्या है? जब 1991 में हमारे देश में ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया गया तो उसी तौर पर हमारे देश के एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया और उसका नाम था NEP, नई आर्थिक नीति। उसके आधार पर LPG का गठन हुआ। LPG का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अब LPG बहुत से लोग ये समझते हैं कि LPG है क्या, तो LPG ये मैंने आपको बताया है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। यहाँ पे क्या है आपका LPG का मतलब है लिबरेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। तीन शब्दों में इसको बनाया गया है। अब इसका काम क्या था और इसका गठन किसने किया NEP का? जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उस समय 1991 में जो हमारे वित्तीय मंत्री थे और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव, वो उस समय प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। इन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया। वैसे तो बहुत से लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई होगी या सहयोग दिया होगा, पर हमने जहां तक पढ़ा है इसमें इन दोनों का जो महत्व ज्यादा दिखा है। इन दोनों ने इसकी नींव रखी NEP की। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण क्या है और भारत ने इसकी शुरुआत कब की? उदारीकरण का मतलब होता है जो नियंत्रण पे पूर्ण तौर से ढील दे देना, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन ना रखना, उसे कहते हैं उदारीकरण। भारत ने 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया, जिसमें जितने भी जो बाउंडेशन थी गवर्नमेंट ने उनको सबको फ्री कर दिया, जिससे तेजी से विदेशी व्यापार यहाँ पे आया और लोगों को निजीकरण अपनाने की व्यवस्था कायम की गई और तेजी से लोगों को निजीकरण की तरफ प्रमोटिव किया गया। इसका अर्थ था आपका उदारीकरण। पॉइंट है निजीकरण, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब सबसे बड़ी बात आती है, आज आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में निजीकरण का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इतनी विश्व में सरकारी या सार्वजनिक उद्योग नहीं है जितने की निजी उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, जितने निजी उद्योग हो चुके हैं। तो यहाँ पर निजीकरण का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा वर्ड, निजीकरण का अर्थ है किसी एक व्यक्ति या एक फर्म का अधिकार। सरकारी पे होता है सार्वजनिक अधिकार, सबका अधिकार, और निजीकरण पे होता है एक व्यक्ति या एक फर्म का अधिकार। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है और आपके घर पे केवल आपका अधिकार है, ना कि किसी और का, तो उसी को कहा गया है निजीकरण। आपका बैंक अकाउंट है, उस पर केवल आपका अधिकार है, ना कि पड़ोसी का, तो इसीलिए उसे कहा गया आपका निजीकरण। निजीकरण का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम कह सकते हैं जो सार्वजनिक उद्योगों को निजीकरण की तरफ हस्तांतरित कर रही है। और यहाँ पर क्या, चाहे वो कोई भी उद्योग हो, जो उद्योग सार्वजनिक है उनको आज ज्यादातर निजीकरण की तरफ स्थानांतरित किया जा रहा है या उसकी तरफ धकेला जा रहा है। ताकि निजीकरण को क्यों अपनाया गया? छोटा सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि भारत ने 1991 के बाद भारतीय सरकार ने सोचा कि निजीकरण को अपनाने से क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहला, भ्रष्टाचार का कम होना। जब से भारत में निजीकरण आया तो भ्रष्टाचार जो था पहले के मुताबिक कम होने लगा। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि सरकार पूर्ण रूप से किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाती थी और इस वजह से ना ही जनता इतनी जागरूक थी कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता था। और निजीकरण के आने से सारा का सारा जो सरकारी कार्य था वो सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया, जिससे कि उसके आधार पर भ्रष्टाचार में कमी हुई। दूसरा पॉइंट है कार्य का समय पर होना। जो कार्य था सरकार के पास लिमिटेड कम मात्रा में व्यक्ति प्रेजेंट थे काम करने को, इसलिए सरकार ने किसी निजी हाथों में उस कार्य को दे दिया गया और निजी हाथों के द्वारा उनके ऊपर काफी प्रेशर था, इसलिए जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करके सरकार को मिला। और इससे सरकार को काफी बचत भी हुई, क्योंकि जिस कार्य को करने में ज्यादा समय और अधिक
धन खर्च हो रहा था, उस कार्य को करने में अब बहुत ही कम धन खर्च होने लगा और समय की भी बचत होने लगी। तीसरा है यहाँ पर आपका उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन जो था उसमें तेजी से वृद्धि होने लगी, क्योंकि निजीकरण जो थे सबने क्या कर दिया, एक लिमिट टाइम पे उनको एक टाइम दे दिया और उस लिमिट टाइम पे उन्होंने कहा कि हमें इतना उत्पादन चाहिए, और इसके साथ ही उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे रोजगार में वृद्धि हुई, क्योंकि जो निजी कंपनी थी उन्हें बड़ी मात्रा अपने यहाँ मजदूर रखने पड़े, वर्कर रखने पड़े, जिससे कि उन्होंने जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सके रोजगार को। इससे रोजगार में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आय में वृद्धि। जब लोगों को कम समय में काम को कंप्लीट करना था तो इसलिए उन्हें अधिक आय भी दी गई, जिससे कि वे मन लगाकर या अधिक समय तक उस कार्य को कर सके। इसके कारण ये तेजी से निजीकरण में बदलाव आए। वैश्वीकरण एक छोटा सा शब्द है जिसका अर्थ होता है एक देश जब दूसरे देश से किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करता है तो हम उसे वैश्वीकरण कहते हैं। या फिर जब एक देश दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। आज वैश्वीकरण विश्व भर में फैलता ही जा रहा है। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि वैश्वीकरण से बच सके। जैसे कि आज हम भारत की बात करते हैं, भारत में सभी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, मैगी, ये सब क्या है, एक वैश्वीकरण की देन है। अगर भारत चाहे, कोई भी देश आज चाहे कि वैश्वीकरण का प्रयोग ना करे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग वैश्वीकरण के आदी हो चुके हैं, विदेशी वस्तुओं के आदी हो चुके हैं। इसलिए वैश्वीकरण से बहुत ही बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैश्वीकरण केवल फायदेमंद ही नहीं, हानिकारक भी हमारे लिए सिद्ध हुआ है। जैसे कई बार तो विदेशों से अच्छी तकनीक और खाद्य पदार्थ हमारे भारत में आते हैं, और कई बार उसके साथ साथ हानिकारक बीमारियां भी वैश्वीकरण के से ही प्राप्त होती है। तो आज हम बात करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण के कारण आज विश्व क्या है, एक देश दूसरे देश से लेन देन करता है, चाहे वो वस्तुएं हो या सेवाओं हो। भारत अमेरिका से लेन देन करता है न्यूक्लियर्स का, अमेरिका भारत से लेन देन करता है मसालों का। ऐसी विश्व में सभी देश, भारत चाइना से लेन देन करता है मोबाइल फोन का। इसी तरह विश्व में सभी देश, कोई ना कोई देश किसी भी देश से लेन देन करता है, तो उसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। इसका एक नाम और है, भूमंडलीकरण। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण अलग अलग है, परंतु ये दोनों ही एक ही हैं। एक शब्द को दो नाम से पुकारा जाता है।